लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्रुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। अगेती तरबूज की खेती से होगा अधिक मुनाफा। किसानों की बिजली की समस्या को दूर करेगा सोलर पैनल। तरबूज गर्मियों में खाया जाने वाला पसंदीदा फल है। पानी से भरपूर तरबूज लोगों को तरोताजा तो रखता ही है, किसानों के लिए भी इसकी खेती फायदे का सौदा है। ज्यादातर किसान तरबूज के बीजों की सीधे बुआई फरवरी मार्च में करते हैं, जबकि कुछ किसान दिसंबर में पौधे तैयार करके जनवरी के आखिर या फिर फरवरी में पौधे लगाते हैं, क्योंकि बाजार में जल्दी फल आने पर इसका दाम अच्छा मिलता है। अगर आप भी तरबूज की अगेती करना चाहते हैं तो किन किन पहलुओं पर ध्यान दें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी से। तरबूज की खेती के लिए अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत अच्छा उपयुक्त समय है, इसलिए कि तरबूज जनवरी से लेकर के मार्च तक आपका वो बलुआही ज़मीन में और हिली एरिया में, मतलब पहाड़ी एरिया में मार्च से लेकर के अप्रैल तक आप लगा सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छा समय है आगात फसल लेने के लिए। तो किस्म की जब बात करते हैं तो आप देखे होंगे तरबूज बहुत बड़ा होता है, देखिएगा 8-10 केजी का एक होता है, एक 2-3 केजी का होता है। तो ऐसे हम कहते हैं कि असाती पोमैटो, शुगर बेबी, अर्का ज्योति है, काशी पीताम्बर है, पूसा वेदना और असाती पोमैटो बताया। इसमें से कोई भी एक वैरायटी मिलती है। बस ये ध्यान रखना कि असाती पोमैटो जो है वो 8 से 10 माने बड़ा फल वाला है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। हालांकि मध्यम अम्लीय इलाकों में भी इनकी खेती की जा सकती है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर तथा पाटा चलाकर खेत तैयार करें। उसके बाद हम मेढ़ बनाते हैं। मेढ़ का आधार की चौड़ाई लगभग 1 से 1.25 फीट की होती है और फिर उसके बाद 2.5 से 3 मीटर का प्लेन जमीन, टेबल जैसा जमीन होता है। तो अब हम क्या करते हैं, या तो हम बीज को लगाना है तो या तो हम डायरेक्ट मेढ़ में लगा देंगे, या फिर जैसे अभी ठंडा है, जनवरी में भी ठंडा रहता है और आपको पहले का मार्केट पकड़ना है, तो बहुत अच्छा होगा कि आप नर्सरी में उसका पौध की तैयारी करें।
अब आपको नर्सरी उगाना है, तो नर्सरी उगाना है तो अच्छा होगा कि पॉलीथीन में खाद दे करके, नीम की खल्ली जरूर दें, गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट जिसको केचुआ खाद आप कहते हैं, ठीक से मिट्टी में मिला करके पॉलीथीन में भर लेते हैं। 2 से 3 बीज प्रत्येक पॉली बैग में लगा दिया। बीज की गहराई लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर की होगी। बैग जो आप रखें एक साथ तो एक लेयर बन जाएगा, एक अस्तर बनेगा, उस अस्तर को ठीक से ढक दें, पॉलीथीन शीट से ठीक से ढक दें। और ऊपर से तो आपका ढका हुआ है ही, क्योंकि वो पॉली हाउस है। ज़रूरत के अनुसार आप पानी दें, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब बीज लगाएं तो पानी देना ही देना है, इसलिए कि बीज सुषुप्तावस्था में होता है, उसकी तंद्रा टूटनी है, उसका अंकुरन होना है। अब जैसे अंकुरन आपको दिखाई देने लगे, पॉलीथीन का शीट जो लगा है वो हटा देंगे और उसके बाद फिर अंकुरन अपने आप होने लगेगा। तो करीब 35 दिन में आपका वो बिछड़ा तैयार हो जाएगा। कहीं भी खेती करनी हो, आप मिट्टी जांच तो करा ही लिए होंगे, अगर नहीं कराए होंगे तो अभी समय है, करा लीजिए, इसलिए कि इससे पता चलता है कि मिट्टी को भूख कितनी है। लेकिन अगर नहीं करा पाए हो तो सामान्य तौर पर 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खाद लगता है। तो सामान्य तौर पर नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। आगे बताएंगे कि यूरिया एक ही बार नहीं दे देते हैं, वो 3 स्प्लिट डोजेज में देते हैं, क्योंकि आपकी मिट्टी बलुआही है, बलुआही या दोमट है, इसलिए यूरिया फ्रीक्वेंट डोजेज में देते हैं, बार बार देते हैं, 3 बार में देते हैं। खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर से 5.0 मीटर तक रखें। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके 0.50 से 1.0 मीटर की दूरी पर बीज बोएं। एक किनारा है, दूसरा किनारा है, ये किनारे पे आपको 3 बीज लगाने हैं या 2-3 बिछड़े लगाने हैं। इसी तरह इस किनारे पे आपको 8 से 12 सेंटीमीटर की दूरी है, ये आपको इस किनारे पे आपको फिर से 3 बीज लगाना है या 2 से 3 बिछड़े लगाने हैं। 1.5 मीटर पे फिर से ऐसे ही लगाना है बाएं दाएं, फिर 1.5 मीटर पे बाएं दाएं। और हमेशा ध्यान रखना है, चूंकि ये गर्मी का फसल है, ये लत्तेदार फसल है, गर्मी का फसल है, जल जमाव की बात नहीं है। जैसी जरूरत होगी आवश्यकता अनुसार आपको ठीक से खाद देना है, सिंचाई करनी है। खाद देने के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी ही करनी है। फसल से समय समय पर खरपतवार निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो पौधों में कीट लगने का डर रहता है और खरपतवार पौधों को बढ़ने भी नहीं देते हैं। जरूरत पड़ने पर फसल में 3 से 4 बार हल्की निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधों की जड़ों और बेल को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से अगर हम ध्यान रखेंगे और इस तरह से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से वही लाल रसीला, जैसा आप हिष्ट-पुष्ट पौधा चाहेंगे, हिष्ट-पुष्ट फल चाहेंगे, आपकी आमदनी भी हिष्ट-पुष्ट हो जाएगी, आप भी हिष्ट-पुष्ट हो जाएंगे, परिवार सुखी होगा और अंततः पूरा एक वातावरण खुशहाल होगा। किसान की आमदनी 2 गुनी क्या 3 गुनी 4 गुनी भी हो सकती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से अब कृषि के क्षेत्र में भी नई तकनीकें आ गई हैं। बिना बिजली के भी अब खेतों में फसल की सिंचाई हो रही है। सोलर सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जिसमें न बिजली जाने की चिंता और न ही कोई अतिरिक्त खर्च होता है। जी हाँ, प्रदेश के कई किसान अब अपने खेतों में सोलर पैनल सिस्टम लगाकर इससे अच्छी पैदावार ले रहे हैं और प्रशासन भी इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दे रहा है। तो इस तकनीक का लाभ आप कैसे उठाएं? इस बारे में जानकारी दे रही हैं केवीके जिला मुजफ्फरपुर की कृषि इंजीनियर अंजलि सुधाकर।
बताना चाहूँगी कि हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो हमारे जो वर्षा से जो बारिश होती है वो उसी पे डिपेंड करते हैं, उसी पे आधारित है। हमारे जो कृषि कर रहे हैं वो लोग उसी पे आधारित हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर समय पे बारिश ना हुई तो इनसे उनका जो कृषि है वो प्रभावित होता है, फसल डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमारा सौर ऊर्जा जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है सब जगह, सब एक बहुत ही आसान स्रोत है जिसका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई समय पे सिंचाई कर सकते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज यह तकनीक विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने के प्रयोग में लाते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाई जा रहे निर्माण ढांचे की जरूरत होती है। सोलर सेल जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है। इसके ऊपर सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। उसके बाद मैं इन चीज़ों में बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ आपको कुछ इसके पुर्जे लगते हैं, जैसे कि इसमें सोलर पैनल होता है, इसमें एक बैटरी चाहिए होता है, उसके बाद इसमें एक कन्वर्टर लगा होता है जो कि हमारा सौर ऊर्जा को हमारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फिर एक ये हो गई, ये 3-4 मेजर कंपोनेंट से एक बैटरी लगा। तो ये जो है कुछ मेजर कंपोनेंट्स है जिसमें आपको लगभग मैं बताना चाहूँगी कि इसके जो खर्च है वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने एचपी का भी मोटर लगा रहे हैं। इसमें आपको एचपी आपको मिलेंगे 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी, 10 एचपी, ऐसे आपको पंप मिलेंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 एचपी तक के आपको पंप मिल सकते हैं। उसमें आपका आप किस तरीके का पंप लगा रहे हैं, कितने एचपी का पंप लगा रहे हैं, आपका इस पे लागत डिपेंड करेगा। इसका जो खर्च होता है लगभग मैं आपको बताऊंगी तो 1 एचपी का मतलब आपका 68,000 से लेके 4,68,000 तक आएगा, जो कि डीसी मोटर, ये मैं डीसी मोटर की बात बता रही हूँ। फिर अगर आप एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर का जो खर्च है वो लगभग 1,15,000 से लेके 5,68,000 तक खर्च बैठता है इसमें। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड तथा तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर। आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। मैनुअल सोलर सेट के बारे में इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। यह कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय में सूर्य की सीधी दिशा में रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। यह एक स्थायी संरचना होती है। इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिधर रहता है उस दिशा में घूम जाता है। स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है। यह संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद बात करूं तो फिर इसमें आपका जो मेंटेनेंस है, इसमें जो आपको मेंटेनेंस भी इसमें बहुत कम लगता है। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है। इसमें आपको बस आपको जो सोलर पैनल है जहाँ पे आप लगाए हैं वहाँ पे आपको एक स्प्रिंकलर लगाना है, जो कि आपको हर लगभग 15 दिन पे, जो अगर उन पे पैनल्स पे धूल जम जाए तो आपको उससे बस हटा के साफ़ करना है 15 दिन के अंदर। और इसमें आपको फिर बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो उनके आप लगभग सुबह 9 बजे से लेके आप शाम के 5 बजे तक लगातार आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं अपने खेतों में। उसके बाद फिर अगर हम कई जगह हम डीजल इंजन इस्तेमाल करते हैं कि हाँ मोटर चलाने के लिए, तो उसमें आपका जो वातावरण हमारा बहुत प्रदूषित होता है। तो हमारी भारत सरकार आजकल मौसम अनुकूल खेती पे भी बहुत ध्यान दे रही है। तो उनका ये कहना है कि कृषि से जो भी हमारा पॉल्यूशन हो रहा है तो वो हमारा इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, तो और मौसम अनुकूल खेती होनी चाहिए। तो इससे ये भी होता है कि हम अगर डीजल से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिंचाई नहीं कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके आपका जो वातावरण है वो भी प्रदूषित नहीं होगा।
एवं इससे क्या होगा कि अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डीजल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसानों को जो है खर्च भी थोड़ा कम आता है इसमें। हालांकि शुरुआती दौर में आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक देखें, लॉन्ग रन तक, तो इसमें जो है वो आपको खर्चा थोड़ा कम पड़ता है, उल्टा किसान को फ़ायदा ही होता है। इसमें आप किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि अब इसका अनुदान कैसे ले, क्योंकि ये बहुत महंगा है, तो इसके लिए आपको हर किसान ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी आपको दो जगह से आप मिल सकता है। एक तो आपको भारत सरकार देती है, जो कि पीएम कुसुम योजना के तहत देती है। इसमें आपको 90% योगदान मिलता है, आपको सब्सिडी मिलता है भारत सरकार की तरफ से। दूसरा हो गया हमारा जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार भी एक योजना के तहत देती है, बिहार सौर ऊर्जा क्रांति योजना, बिहार सौर क्रांति योजना के तहत आपको देती है। इसमें आपको बिहार सरकार से आपको 75% अनुदान मिलता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के कई किसान गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं। अभी कुछ किसानों ने शरदकालीन गन्ने की बुआई कर दी है और कुछ आने वाले समय में बसंतकालीन गन्ने की बुआई करेंगे। लेकिन शरदकालीन गन्ना हो या बसंतकालीन गन्ना, दोनों में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है, जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसीलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसके बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है और यह एक लंबी अवधि वाली फसल है। इसमें इसकी जो अवधि है वो करीब करीब साल भर इसमें लग जाते हैं तैयार होने में। तो इन दौरान अनेक प्रकार का जो है बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गन्ना नकद आमदनी देने वाली फसल है, जिसकी बुआई कर देने के बाद देख रेख में ना तो अधिक खर्च आता है और ना ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस फसल में अगर रोग लग जाएं, तो भारी नुकसान हो जाता है, क्योंकि रोगों के लगने के बाद खड़ी फसल में दवाओं के प्रयोग में बड़ी कठिनाई आती है और रोगों का नियंत्रण भी ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए बुआई के समय ही रोगों का समाधान कर लें। आइए रोगों के बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लाल सड़न रोग की बात करता हूँ। इसको रेड रॉट डिजीज कहते हैं। यह एक फफूंद जनित रोग है। ये क्लोट्रोटाइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। तो इससे प्रायः प्रतिवर्ष 20% के आसपास इससे नुकसान पहुंचता है। और जो इसका लक्षण है, ये जो प्रारंभिक लक्षण जो है, सबसे पहले ऊपर की जो तीसरी और चौथी जो पत्तियां बनती है ऊपर से, उसमें ये मुरझाना शुरू होती है और मुरझा के पूरी तरह से सूख जाती है। कालांतर में ऊपरी के जितनी भी भाग है सारी पत्तियां वो सूख जाती है और जो तना है उसका रंग भी फीका पड़ने लगता है। तो हम तना को जब हम बीज से चीरते हैं तो जो उसका बीज का रीजन है, पिथ रीजन, वो लाल हो जाते हैं। लाल तो सभी रोगों में हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो लाल रंग होते हैं और इसके अलावा उसमें आरी पट्टियाँ बनती है, सफ़ेद रंग की आरी पट्टियाँ बनती है, क्रॉस बैंड बनते हैं उजले रंग की। इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये लाल सड़न रोग है। दूसरी जो पहचान है, इसमें जो है दुर्गंध भी आती है
और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जैसा गंध आती है, शराब की तरह इसकी गंध निकलती रहती है। तो ये काफ़ी खतरनाक रोग है। विल्ट की समस्या जब पौधे 4 से 5 महीने के हो जाते हैं, वैसी अवस्था में इसका प्रकोप शुरू हो जाता है। पत्तियां पीली होकर मुरझाने लगती है और धीरे धीरे ये सूख जाते हैं। जब हम इसको बीज से चीरते हैं तो इसमें भी जो है लाल रंग की धारियां दिखाई पड़ती है और साथ साथ जो है उसका पीठ भी जो है वो खाली हो जाता है। तो इस तरह से इस रोग को हम पहचान सकते हैं। तो लाल इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें वाइट क्रॉस बैंड जो है वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इससे हम, और जो हमारा रेड रॉट है, इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। दोनों में अंतर यही है कि जो लाल सड़न रोग है उसमें भी पीठ लाल हो जाते हैं, लेकिन उसमें आरी पट्टियाँ दिखाई पड़ती है सफ़ेद रंग की, और इसमें आरी पट्टियाँ सफ़ेद रंग की दिखाई नहीं पड़ते हैं। इससे हम उस दोनों रोग को पहचान कर सकते हैं। ये रोग बीज, मिट्टी, हवा और अन्य कई माध्यम से फसलों पर आते हैं, इसलिए बुआई के समय इनके प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले बीज ऐसे लें जिसमें रोग नहीं आते हों। उसके बाद बीज का उपचार करें। बीज के उपचार रोगों से बचाव के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये हमारे जो सेट हैं, जो लगाते हैं, जो पोड़ियां लगाते हैं, उसमें से ये बीमारियां फैलती है। तो सबसे पहले है कि हम स्वस्थ सेट का चुनाव करें, स्वस्थ रोगरोधी किस्म का चुनाव करें, और जो सेट है उसको हमको ट्रीट करके लगाना है। क्योंकि अगर हम ट्रीट करके नहीं लगाएंगे तो निश्चित में कालांतर में ये बीमारियां का प्रकोप हो जाता है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो मर्क्यूरी क्लोराइड से रिलेटेड जो भी है, फंजीसाइड, एरेटान एगलोल से 0.2% के आसपास से 0.2% सोल्यूशन बना के उसका हम 10 से 15 मिनट तक उसमें डाल के छोड़ते हैं और उसके बाद हम उसको लगाते हैं। और दूसरी दवा जो है, आप इसको बेविस्टिन से भी लगा सकते हैं ट्रीटमेंट करके। उसमें भी जो है 2% 0.2% सोल्यूशन लेते हैं और उसमें डीप करके 10 से 15 मिनट के बाद फिर उसको उपचार करके ही हम लगाते हैं। तो अगर इस तरह से अगर उपचारित करेंगे तो कालांतर में बीमारियां का प्रकोप मतलब कम जाएगा। आप मिट्टी का भी उपचार अवश्य करें, और मिट्टी का उपचार जैविक फफूंदीनाशी ट्राइकोडर्मा से करें। यह लंबे समय तक रोगों से फसल की सुरक्षा करता है। इससे पहले गोबर की खाद मिलाकर 6 से 7 दिनों तक जूट के बोरों से ढककर रख दें। उसके बाद ही खेतों में प्रयोग करें। इसके अलावा कुछ और जरूरी बातों पर भी ध्यान दें। फसल से खरपतवारों की सफाई करते रहें। फसल में जल जमाव ना होने दें। उर्वरकों का प्रयोग जरूरत से ज्यादा ना करें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो गन्ने की फसल में रोग बिल्कुल नहीं लगेंगे। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मालपुर, जिला पटना के कृषक अतुल सिंह ने। ये नींबू के बाग में कैंकर रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अतुल सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, नींबू वर्गीय फल जो हैं उसमें देखिएगा कि आपको एक इंडेमिक समस्या है कैंकर का, जिसमें आप पत्तियों पर भी देखिएगा, फल पर भी देखिएगा, टहनियों पर भी देखिएगा कि उग्र अवस्था में टहनियों पर भी पस्चुल्स जो हैं ऑरेंज कलर के जो कॉर्की इरप्शंस होते हैं, पहले जो बाद में लाल हो जाते हैं और बाद में देखिएगा डीप ब्लैकिश कलर में हो जाते हैं, ये आपको दिखते हैं। और इससे है कि जब फल पे आ जाते हैं तो फल का क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है और बाजार भाव इसका कम मिलता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं साइट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर यह जीवाणु जनित रोग है। इसकी पहचान की बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर यह फलों पर भी दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर यह दाग पीछे की ओर भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक जीवाणु जनित समस्या है। जेंथोमोनास सिट्रे एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसके द्वारा होता है।
तो इसमें है कि शुरुआती दौर में जब ये रोग के लक्षण दिखने लगे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बाजार में ब्लाइटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर 50 के नाम से उपलब्ध है, इस दवा का 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो कुछ नियंत्रण आएंगे। जब ये बीमारी आपको उग्र अवस्था में दिखे तो इसी दवा के साथ एक एंटीबायोटिक आता है, प्लांटोमाइसिन करके नाम से बाजार में उपलब्ध है। ये 6 ग्राम का पाउडर पाउच मिलता है। तो ये 6 ग्राम का पाउडर जो है, अगर आपके अधिक पौधे हैं नींबू वर्गीय और इसमें आपके साइट्रस कैंकर को इन्होंने आक्रांत कर रखा है, तो आप करिए कि 6 ग्राम को 60 लीटर पानी में 180 ग्राम आप ब्लू कॉपर 50 या ब्लाइटॉक्स 50 ये दोनों दवा को मिला दीजिए। वो आप मिला दीजिए, मिला करके घोल बना करके 2 बार छिड़काव कीजिए। पहले बार जो छिड़काव करते हैं उसके 2 सप्ताह बाद दूसरा छिड़काव करिए तो आपके फसल इस बीमारी से सुरक्षित रहेंगे। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।